तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं मीटिंग रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ताकि अगर आपने बाद में एज अ रेफरेंस आपने वेबिनार देखना हो फिर आप देख सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर थर्ड वेबिनार सीरीज। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ और अगर आपको स्क्रीन नजर आए तो फिर आप काइंडली मुझे बता भी दें। तो आई होप स्लाइड सबको अभी विजिबल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलकम टू आवर थर्ड वेबिनार सीरीज। हमने जो पिछला वाला वेबिनार किया था वो था रिगार्डिंग फेक पैनल्स, कि आपने फेक पैनल्स अपने डिटेक्ट कैसे करने हैं और फिर आपने असली पैनल्स किधर से खरीदने हैं। तो अब अगर आपने वो वेबिनार अटेंड नहीं किया था तो फिर हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी और हमने फिर हमारे जो लॉन्ची का व्हाट्सएप ग्रुप है हमने उसमें शेयर भी कर लिया था। तो अगर आपको वो लिंक वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिली तो फिर आप हमसे रब्ता करके हमसे आप वो वीडियो लिंक भी ले सकते हैं। ये भी वेबिनार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगर आपने बाद में देखना हो आप ये भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग सोलर साइट असेसमेंट एंड पैनल सिलेक्शन। तो प्रोजेक्ट सोलर इंस्टॉल करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि क्या आप जिस जगह में सोलर इंस्टॉल करे हैं, क्या वो उसके ऊपर आप सोलर पैनल्स वाकई इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा हम ये भी देखना चाहते हैं कि आपने कौन सा पैनल यूज़ करना है। क्या आपने मोनोफेशियल पैनल इस्तेमाल करना है जो सिंगल ग्लास को हम कहते हैं, या आपने बाइफेशियल पैनल को इस्तेमाल करना है जो हम डबल ग्लास को कहते हैं। जो सिंगल और डबल ग्लास है जनरली लोग बस उनका जो भी स्टॉक में मिलता है वो ही यूज करते हैं। अगर स्टॉक में उनको बाइफेशियल मिल रहा है वो फिर बाइफेशियल इस्तेमाल कर देते हैं। अगर स्टॉक में उनको मोनोफेशियल मिल रहा है तो फिर वो मोनोफेशियल इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक आपके लिए कौन सा बेहतरीन पैनल है तो वो भी हम फिर देखेंगे, क्योंकि जो बाइफेशियल पैनल्स होते हैं आप उनको एज अ मोनोफेशियल पैनल ट्रीट नहीं कर सकते। उनकी अपनी थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपने ख़ास ख़्याल करना है। तो इस वेबिनार में हम फिर वो देखेंगे। जी, हमारे लॉन्ची व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, मैं एंड में इस चैट में आपको भेज दूँगी। फिर आप लिंक जॉइन कर सकते हैं। तो सोलर साइट असेसमेंट में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आप जिस जगह में सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर वाइज़ वो पॉसिबल है भी या नहीं। जैसे अगर आप छत पर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंस्टॉलेशन छत पर होती है, तो फिर क्या क्या वो मज़बूत है, क्या वो सोलर को बर्दाश्त कर सकता है वज़न। तो फिर आपने ये भी सारा कुछ देखना है। इसके अलावा आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा लोग इस पर इतना फ़ोकस नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। हाँ, हेलो, आपका कोई सवाल है? अच्छा, तो फिर जो आपकी लोकेशन होती है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ऐसी लोकेशन है जिसमें इतनी ज़्यादा सूरज भी नहीं आ रही, काफ़ी मिट्टी है, तो फिर उस लोकेशन में सोलर इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे जो सनलाइट होती है पाकिस्तान में तो काफ़ी अच्छी खासी आती है, तो फिर जो सन रेज़ हैं उसमें हमारा इतना वो इश्यू नहीं आता है। जैसे जो जगह होती है जैसे नॉर्वे जो काफ़ी ठंडी होती है उनमें फिर सनलाइट का इश्यू आ सकता है। तो पाकिस्तान में सनलाइट का इश्यू नहीं है, काफ़ी हर जगह में ही ज़्यादातर सनलाइट आती है। पाकिस्तान में ज़्यादा ह्यूमिडिटी का इश्यू आ सकता है, जैसे कराची में जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, या काफ़ी डस्टी का इश्यू भी आ सकता है, तो वो हम मज़ीद बाद में हम देखेंगे। जो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आप जिस जगह में इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें कितना यूज़ेबल एरिया है, क्या आप कितना जगह आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा, आप सपोज़ करें कि आपकी जो छत है वो 100 मीटर स्क्वायर की है,
तो ऐसा नहीं है कि आप 100 मीटर स्क्वायर ही आप पूरा छत इस्तेमाल करेंगे, आप सारी जगह में सोलर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। रियलिस्टिकली आप पूरा छत यूज़ नहीं करते। आप क्योंकि आपने आप एक तो आपने ये देखना है कि जिस भी छत के ऊपर, जिस भी जगह के ऊपर शैडो आ रहा है, आपने उस जगह को अवॉइड करना है। फिर आपने बीच में ये भी मेंटेनेंस की भी जगह छोड़नी है, ताकि आप अगर बाद में आपने पैनल को साफ करना हो, आप फिर छत पे जाके आप पैनल को साफ कर सकते हैं। वैसे जो ज़्यादा इंस्टॉलर्स करते हैं, वो अपने हिसाब से वो जगह छोड़ के पैनल इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्मली ऑफिशियली देखना है कि आपने जगह के मुताबिक आप कितने पैनल्स आप छत के ऊपर लगा सकते हैं, तो लॉन्जी में हम जो पर्सनली यूज़ करते हैं, हम पीवी मास्टर यूज़ करते हैं। बल्कि मैं आपको पीवी मास्टर भी दिखा भी देती हूँ। आई होप कि आप सबको पीवी मास्टर की वो स्क्रीन नज़र आ रही है। तो बेसिकली जो पीवी मास्टर है, वो हमारा खुद ही सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, और इसमें आप फिर प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं कि आपने छत के ऊपर कितनी पैनल्स इंस्टॉल करना है। जैसे आप ये छत एक एग्जांपल लें, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पैनल्स हमने लगाए हुए हैं, और ये जो ग्रे वाली चीज़ आप देख रहे हैं, ये छत के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शंस थी। ये एक ऑब्स्टेकल था जिसके ऊपर हम पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमने उन जगह के ऊपर हमने ये ग्रे वाली ब्लॉकेज लगा दिया है कि हम इस पर सोलर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो भी ओपन जगह थी उसके ऊपर हमने पैनल्स लगा दिया है। ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा जो शैडो है, इसके ऊपर भी हमने पैनल नहीं लगाया, क्योंकि कांस्टेंट शैडो की वजह से आपके पैनल में इश्यू आ सकता है। तो फिर आपने उस जगह में सोलर नहीं इंस्टॉल करना जिसमें काफ़ी शैडो आ रहा हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी जगह भी छोड़ी है बीच में। ये हमने बेसिकली चलने की जगह छोड़ी है, क्योंकि अगर आपने बाद में पैनल को मेंटेन करना है, आपने पैनल को साफ करना है, या अगर पैनल में कोई इश्यू है और आपने वैसे पैनल को देखना है, तो फिर इससे हमने इससे जगह छोड़ी है ताकि आप इधर एटलीस्ट चल सकते हैं। तो इवन तो ये जो छत है, आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी एरिया है। आप रियलिस्टिकली सारा एरिया आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कभी शैडो आ सकता है, कभी कोई भी छत के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, और फिर आपने चलने की जगह भी छोड़नी है। तो फिर अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट चाहिए कि आप चाहते हैं कि हम आपकी जगह के लिए हम आपको दिखाएँ कि आप कितना पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, तो फिर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और हम आपके लिए ये जो है डिज़ाइन हम फ्री में आपको बना के आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको पीवी मास्टर में कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए, आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बना देंगे। पीवी मास्टर जो है वो इसका ट्रायल वर्ज़न भी है, और वो भी ज़्यादातर हम वो ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको खुद ही पीवी मास्टर का अकाउंट चाहिए, वो भी हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। आपने बस मुझे आपका इन्फॉर्मेशन देनी है और ईमेल एड्रेस देनी है। मैं फिर आपको भी पीवी मास्टर बना सकती हूँ। और अगर आपको पी मास्टर को यूज़ करना भी शायद लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो फिर अगर आप चाहें, आप खुद ही से ही हमसे भी पूछ सकते हैं, और हम आपको खुद ही पीवी मास्टर में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जी, पीवी मास्टर खुद ही शैडो डिटेक्ट कर सकता है जगह के मुताबिक, क्योंकि आप जो है, आप जगह की आप हमें बस लोकेशन देते हैं, और फिर पीवी मास्टर सारे ऑब्स्टेकल्स भी दिखा देता है, सारी मिट्टी भी दिखा देती है, और वो शैडो भी दिखा देता है। और अगर बाय एनी चांस कोई एक्स्ट्रा शैडो है, हम खुद ही इसको फिर सिमुलेशन भी कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में किसी को पीवी मास्टर की भी ट्रेनिंग चाहिए, हम बेशक वो भी दे सकते हैं। तो मूविंग ऑन फ्रॉम एरिया, इसके अलावा फिर आपने ये भी देखना है कि आपकी लोड की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा मेरी फैक्ट्री है, मुझे 200 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बिजली बन जाएगी। आपने अपनी जगह के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक ही आपने देखना है कि आपने कितनी बिजली या सोलर पैनल्स आपने इंस्टॉल करना है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आपने अपनी ओवरऑल डिमांड देखनी है। डिमांड जो आप देख सकते हैं, आप बिजली का बिल से देख सकते हैं। आपने सर्दी में भी देखना है कि सर्दियों में आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी, और फिर आपने गर्मी में भी देखना है कि आपकी गर्मी में भी क्या रिक्वायरमेंट थी।
क्योंकि सोलर इंस्टॉल करने से पहले आपने अपना पूरा साल का डिमांड देखना है कि आपको कब सोलर बहुत ज़्यादा चाहिए और कब आपको कम चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि अच्छा जून के महीने में मुझे इतनी ज़्यादा बिजली चाहिए, तो मैं फिर 10 किलोवाट का सिस्टम लगा दूँगा। ऐसा नहीं होता क्योंकि समर्स में आप ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे क्योंकि आप फैन्स यूज़ करते हैं, आप एसीज़ यूज़ करते हैं और फिर हो सकता है कि सर्दियों में आप कम यूज़ करें। तो फिर हम ये नहीं करते कि आपकी जो हाईएस्ट डिमांड है, हम उसका हम सोलर बना देते हैं। हम एक एवरेज लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर समर्स में आपको 10 किलोवाट का सिस्टम की ज़रूरत है और सर्दियों में आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपके तो जो सिस्टम है वो फिर ज़ाया हो जाता है। तो इससे हम एवरेज ही हमने पूरे साल की देखनी है कि आपका क्या डिमांड है और फिर हम उसका एवरेज लेके आपका सिस्टम हम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपने ये भी देखना है कि आपका पीक टाइम कब है कि आपको सबसे ज़्यादा बिजली चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एक जो घर है वो ज़्यादा उनको रात को चाहिए क्योंकि वो रात को जागते हैं, फिर कई जो लोग होते हैं उनको सुबह चाहिए। तो इस हिसाब से भी आपने देखना है कि क्योंकि जो लोग उनको रात को ज़्यादा बिजली चाहिए तो उनके लिए तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो बैटरीज़ ही यूज़ करेंगे क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं वो सिर्फ़ बिजली सूरज में ही बना देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जो सोलर पैनल है ये रात को बिजली बिजली बनाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। तो जिसकी डिमांड रात को है वो ज़्यादा बैटरीज़ पर यूज़ करेंगे, हाइब्रिड सिस्टम बना देंगे और जो सुबह उनकी ज़्यादा डिमांड है तो वो तो डायरेक्टली सोलर पैनल्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे हम छत देखेंगे क्योंकि ज़्यादा जो हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं वो छत पर ही होते हैं। तो छत के लिए आपने ये देखना है कि क्या छत इतने ज़्यादा सोलर पैनल्स को बर्दाश्त कर भी सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम एक सोलर पैनल की बात करें, तो एक सोलर पैनल जो मोनोफेशियल का होगा उसका जो वज़न है वो एटलीस्ट अराउंड 28 किलोग्राम का तो होगा। लेकिन जो बाइफेशियल पैनल है फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि वो डबल ग्लास है तो उसका वज़न 32-33 किलोग्राम का भी हो सकता है। और मैं सिर्फ़ एक ही पैनल के बारे में बात कर रही हूँ। तो इससे आपने ये मेक श्योर करना है कि क्या आप जिस जगह में इंस्टॉल कर रहे हैं, आपका छत बर्दाश्त कर भी सकता है सोलर पैनल या नहीं कर सकता। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि छत की ओवरऑल सर्विस लाइफ़ क्या है, उसकी लाइफ स्पैन क्या है? क्योंकि जो पीवी पैनल्स होते हैं, उनकी तो 25 टू 30 इयर्स की होती है। और तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका छत है, वो इतना देर रह भी सकता है या नहीं रह सकता। आपने ये भी देखना है कि छत के ऊपर कोई क्रैक्स हैं, कोई कोरोशंस है, वो भी सारा कुछ आपने देख लेना है। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा सब कुछ आपने लगा दिया है या ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई छत का इश्यू आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो सकता है। इससे आपने सोलर इंस्टॉल करने से पहले ही आपने छत की ओवरऑल इंस्पेक्शन कर लेनी है। अगर आपका छत आप देखते हैं कि छत काफ़ी वीक है, उसके ऊपर सोलर पैनल्स आप लगा नहीं सकते और आपके पास कोई और जगह है ही नहीं, ज़मीन पे आपकी कोई जगह नहीं है, आपके पास सिर्फ छत की ही जगह है, तो फिर आप अपना छत को ज़्यादा मज़बूत बना सकते हैं। ये जो प्रोसेस है हम इसे स्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब है हम छत को मज़बूत बना सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं ताकि आपका जो छत है वो फिर फ्यूचर में सोलर पैनल्स आप फिर उधर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो छत का रीइंफोर्समेंट है, ये हर केस में नहीं हो सकता। जैसे आप एक फैक्ट्री की एग्ज़ाम्पल लें। फैक्ट्री जो है एक तो काफ़ी बड़ी भी होती है, तो पूरा छत को स्ट्रेंथन करना मुश्किल हो सकता है, ज़्यादा इसमें टाइम भी लग सकता है और जब हम स्ट्रेंथन करते हैं, तो फिर फैक्ट्री के जो ऑपरेशन है, वो फिर हमने शट डाउन करना है। इसकी वजह से फैक्ट्री में लॉसेस भी आ सकते हैं। अगर ऐसा कोई इश्यू है, तो इसमें हम फिर रिकमेंड करते हैं कि आप एक लाइट वेट पैनल खरीद लें। और हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री जो होती हैं। जो लाइट वेट पैनल्स होते हैं, खुद ही लॉन्जी में भी हमने बनाया हुआ है एक लाइट वेट पैनल, जिसकी पावर रेटिंग भी हाई ही है, अराउंड 645 वॉट्स। और वो आप जो आपके जो कमज़ोर छत होते हैं, उसके ऊपर आप वो पैनल्स लगा सकते हैं। वो हमारे लाइट वेट पैनल्स होते हैं और वो हाइमा एक्सटेंड ही है। लेकिन उनको खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट 1 मेगावाट की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आपने पैनल को किस डायरेक्शन में लगानी है।
तो वैसे जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सूरज आती है, वो फिर साउथ साइड से आती है। तो अगर आप पैनल्स को साउथ फेस लगा देंगे, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा फिर बिजली मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे छत पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिस छत के ऊपर छत की थोड़ी-सी ओरिएंटेशन डिफरेंट है या छत थोड़ा-सा टिल्टेड है, तो फिर आपने जो छत की ओरिएंटेशन है, आपने बिल्कुल वही फ़ॉलो करना है। आपने ऐसे अननेसेसरी चेंजेज़ नहीं करने जिसमें आपको इश्यू आ सकता हो। अगर आप साउथ ईस्ट भी लगा दें, साउथ वेस्ट भी लगा दें, एज़ लॉन्ग एज़ वो छत के साथ मैच कर रहा हो, उस जिस जगह के ऊपर आपकी ज़्यादा सूरज आ रही हो, आप देख भी सकते हैं कि छत के ऊपर किस जगह में ज़्यादा सूरज आ रहा है। उस हिसाब से फिर आप पैनल्स को ओरिएंटेशन लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूरज आती है पाकिस्तान में, वो साउथ साइड ही आती है। इसके अलावा हम शैडो की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो शैडो है, शैडो आपके दूसरे दरख्त से भी आ सकते हैं, आपके दूसरे बिल्डिंग से भी आ सकते हैं और शैडो आपके डफ मिट्टी से भी आ सकते हैं और पौधे से भी शैडो आ सकता है। तो जो शैडो है उसको अवॉइड करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है और बहुत ज़रूरी है कि आपने शैडो को इग्नोर नहीं करना। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका जो सोलर सेल है, जब उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आएगी, फिर ही वो बिजली बनाएगी। तो अगर आप ऐसी लोकेशन में आप देख रहे हैं जिसपे कांस्टेंट शैडो आ रहा हो, ऐसा नहीं है कि शैडो थोड़ा बहुत आता है, आपका कांस्टेंट शैडो आ रहा हो, आपने उस एरिया में पैनल नहीं लगाना क्योंकि आपका पैनल चाहे हाईली एफिशिएंट भी हो, फिर भी अगर शैडो आ रहा है तो फिर पैनल का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने ऐसी जगह में नहीं लगानी जिसमें काफ़ी शैडो आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा बहुत शैडो से भी आपकी जो पैनल की आउटपुट है, उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट आ सकता है। और आपका जो पैनल है उस पर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कांस्टेंट शैडो आ रहा हो उसके ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ सकता है। पैनल फिर काफ़ी ज़्यादा चलेगा, फिर वो काफ़ी गर्म भी होगा और इवेंचुअली उस पर आग भी लग सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो। तो कांस्टेंट शैडो अगर आ रहा हो एक जगह में आपने उधर सोलर पैनल नहीं लगाना। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिड के हवाले से। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो ग्रिड की कनेक्शन पॉइंट है वो कितनी दूर है आपकी इंस्टॉलेशन साइट से? क्योंकि अगर वो बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी दूर है, तो आपके लिए इंस्टॉलेशन करना थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। और अगर आप रूफटॉप पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, फिर आपने अपनी केबलिंग भी देखनी है, क्योंकि सोलर पैनल और इन्वर्टर की कनेक्शन होती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है विदाउट इन्वर्टर आपका सोलर पैनल आपकी बिजली सही तरह नहीं मिलेगी, कि इन्वर्टर आपकी जो डीसी करंट है उसे एसी में कन्वर्ट करता है। तो वो जो केबलिंग है फ्रॉम सोलर पैनल टू इन्वर्टर, आपने इंश्योर करना है कि केबलिंग का जो डिस्टेंस है उसको कम होना चाहिए और जितनी भी ज़्यादा वो ईज़ी होगा, इतनी ही ज़्यादा बेटर आपका ज़्यादा एफ़िशिएंट आपका सिस्टम काम करेगा। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा वायर इस्तेमाल करेंगे, आप पाथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएँगे, तो फिर आपको एक तो लॉसेस भी आ जाएँगे और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएँगे और फिर आपकी बिजली भी कम बनेगी। तो आपने जितनी भी ज़्यादा आप अपनी केबलिंग को आसान आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। इसके अलावा जैसे हमने पहले कहा था, आपने इंश्योर करनी है कि आप जिस लोकेशन में आप सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, उस साइट को ईज़िली आपने उसके ऊपर एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि आप बाद में मेंटेनेंस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पहले छत की बात की थी कि आपने छत में थोड़ी बहुत जगह छोड़नी है, ताकि आप चल सकें और आप पैनल को साफ़ कर सकें। तो आपने इंश्योर करना है कि आप जिस भी जगह में आप सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, उस जगह में आसानी से मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर उसमें साफ़ करना फॉर सम रीज़न मुश्किल है कि ये साइट के ऊपर जाना इश्यू है, तो फिर आपने ज़रूर देखना है क्योंकि पैनल की मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस पैनल एक दफ़ा लगा देंगे और फिर बस पैनल बस चलता जाएगा। आपने रेगुलर पैनल की मेंटेनेंस करनी है, आपने पैनल को साफ़ भी करना है, तो आपने ऐसी लोकेशन में देखना है, आपने ऐसी लोकेशन में इंस्टॉल करनी है, जो ज़्यादा आसानी से आप उसे एक्सेस कर सकें। फिर आपने ये अगर आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम कर रहे हैं, फिर आपने ये भी देखना है कि क्या आप जिस जगह में इंस्टॉल कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है वो ग्रिड से आसानी बिजली ले भी सकती है और दे भी सकती है। तो फिर आपने ये भी ज़रूर अपना ग्रिड के लिए देख लेना है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ग्राउंडिंग, क्योंकि ज़्यादा लोग ग्राउंडिंग पर इतना फ़ोकस नहीं करते। ग्राउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपका जो सिस्टम है अगर कोई भी फॉल्टी करंट आ जाता है थ्रू ग्राउंड वो फिर अर्थ में पहुंच जाता है और सिस्टम से दूर हो जाता है।
तो अगर आप अपना ग्राउंडिंग सही तरह नहीं करेंगे, आपका जो फॉल्टी करंट होगा, वो आपका सिस्टम में ही अंदर रहेगा और फिर आपका सिस्टम अनस्टेबल भी हो जाएगा, उसमें फॉल्ट भी आ जाएगा और आपका सिस्टम खराब भी हो जाएगा। इससे ये बहुत ज़रूरी है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने ग्राउंडिंग सही तरह कर लिया है और आपने ग्राउंडिंग की टेस्टिंग भी करनी है टू इंश्योर कि आपने ग्राउंडिंग सही तरह की है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी छत के लिए है क्योंकि छत की जो ग्राउंडिंग होती है उसमें ऑब्वियसली केबल ज़्यादा लंबे भी होते हैं। तो उसमें आपने ज़रूर टेस्टिंग करनी है ग्राउंड की और देखनी है कि क्या ग्राउंडिंग सही तरह हुई है या नहीं हुई। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है सपोज करें उसमें काफ़ी एक हाई करंट आ जाता है, तो फिर आपके सोलर पैनल में आपके जो डायोड होते हैं वो जल सकते हैं। और अगर आपके डायोड्स जल जाएँगे ड्यू टू हाई करंट, तो फिर आपके पैनल में एक लो वोल्टेज का इश्यू आ जाएगा। जो ज़्यादा हम वारंटी क्लेम्स में भी देखते हैं, अगर आप कह दें 10 या 15 पैनल में एक लो वोल्टेज का इश्यू सडनली आ जाता है, तो काफ़ी हाई चांस है कि आपके पैनल का जो डायोड है वो जल गया है, क्योंकि आपने सही तरह ग्राउंडिंग नहीं की हुई। तो इससे ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए आपने ग्राउंड करना है। इसके अलावा आपने ये भी ग्राउंड इसलिए ग्राउंड करना है ताकि आपके पैनल में लो वोल्टेज का इश्यू ना आए। क्योंकि अगर आपके पैनल में फॉर सम रीज़न एक फॉल्टी करंट या हाई करंट आ जाता है, वो थ्रू ग्राउंडिंग आपके सिस्टम को लीव कर सकता है। तो इससे आपने ज़रूर देखना है कि आपने ग्राउंडिंग सही तरह की है। इसके अलावा अगर हम एंगल की बात करें कि आपने किस एंगल के साथ पैनल को लगाना है, तो फिर आप जितना अपना ज़्यादा एंगल करेंगे, आपकी ज़्यादा पावर जनरेशन बन जाएगी। ज़्यादा एंगल करने का फ़ायदा ये भी है कि आपका जो पैनल है, वो काइंड ऑफ सेल्फ क्लीनिंग बन जाता है, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं, अगर पैनल का स्लोप ज़्यादा है, तो फिर इसके ऊपर मिट्टी आसानी से जमा नहीं होगी। आपकी जो मिट्टी है, वो फिर स्लाइड ऑफ हो सकती है। तो अगर आप ज़्यादा एंगल करेंगे, आपका जो पैनल है, एक तो वो बिजली ज़्यादा बनाएगा और उसके ऊपर मिट्टी भी आसानी से आएगी नहीं। लेकिन ज़्यादा एंगल करने का नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप अपना टिल्ट एंगल ज़्यादा करेंगे, तो फिर आपका जो एक ही सोलर पैनल है, वो जगह भी फिर ज़्यादा लेगा। और अगर आप इंस्टॉलेशन जैसे छत के ऊपर करे हैं, तो फिर ये शायद पॉसिबल भी ना हो। तो इससे आपने अपनी देखना है कि आपकी लिमिटेशन क्या है। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा जगह अवेलेबल है, तो फिर आप अपना एंगल को बढ़ा दें, आप 20-25 डिग्रीज़ कर दें। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड जगह है, तो फिर आप एंगल को कम ही कर दें। उसमें आपको ज़्यादा एंगल करने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपके पैनल्स फिट ही नहीं होंगे। तो फिर आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने एंगल को इतना ज़्यादा नहीं करना कि आपके पास जगह ही कोई नहीं रही और आपने एंगल को इतना भी कम नहीं करना कि आपका जो पैनल है, वो ज़्यादा सनलाइट नहीं ले सके। तो फिर आपने बस अपनी लोकेशन के मुताबिक ही देख लेना है। ज़्यादा एंगल करेंगे, बिजली ज़्यादा बनेगी, पैनल को साफ़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जो जगह है, वो फिर ज़्यादा लेगी। अगर आपके पास कम जगह है, फिर ज़्यादा एंगल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब आपने 2 पैनल्स के दरमियान आपने कितना फासला छोड़ना है। तो इसके लिए हमारे पास इन थ्योरी एक फ़ॉर्मूला गिवन है। इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करके सबसे पहले आपका है एल। ये जो एल है, ये है आपकी एरे की स्लोप लेंथ, जो इधर आप देख सकते हैं। ये वाली जो लेंथ है। जो ये ज़ेड है, ये है जिस एंगल के साथ आपने पैनल को लगाया हुआ है। और ये जो है, ये आपकी लोकेशन की लैटिट्यूड है। ये आप ऐसे गूगल से भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी लोकेशन आप गूगल में डालेंगे, फिर आपको लैटिट्यूड भी मिल जाएगी इसकी वैल्यू। जब आप ये 3 पैरामीटर्स आप इस फ़ॉर्मूला में डालेंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपने 2 पैनल्स के दरमियान आपने कितना फासला छोड़ना है। लेकिन ये जो फ़ॉर्मूला है, ये इन थ्योरी तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन रियलिस्टिकली आप शायद इसे यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतना ज़्यादा जगह छोड़ें। क्योंकि कभी हो सकता है जब आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी हाई वैल्यू बता देगी, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा जगह छोड़ें। तो एज़ अ रूल ऑफ थंब हम ये कहते हैं कि आपकी जो हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस है, आप जस्ट मेक श्योर कर लें कि आपकी जिस हाइट के साथ आपने पैनल को लगाया है, उस हाइट को हॉरिज़ॉन्टल डिस्टेंस से कम होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी हाइट
पैनल्स की हाइट आपके ने आपने 0.8 लगाया हुआ है। तो आपने जो डिस्टेंस छोड़नी है 2 पैनल्स के दरमियान, आपने एटलीस्ट 1 मीटर छोड़ देनी है। हम ये इससे कहते हैं क्योंकि आपका जो पहला वाला पैनल है, इसका जो शैडो है, ये दूसरे पैनल के ऊपर आ सकता है। और आपने कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस देख सकते हैं कि जब आप ये पैनल लगाएँगे, आप देख सकते हैं कि सूरज के साथ इसका शैडो किधर आ रहा है। जिधर भी शैडो आ रहा है, आपने थोड़ी दूर से फिर आपने दूसरा पैनल लगा देना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ आपने देख लेनी है। और ये भी हमने बात करनी है कि आपका जो सबसे पीक टाइम है पैनल्स के लिए, आपकी जो पावर जनरेशन का जो कर्व है, वो ऐसे लगता है। तो जो पीक टाइम है, जो जैसे 12 बजे के करीब, ये आपकी पीक सनलाइट होती है। तो इसमें आप बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आपका जो पैनल है वो साफ है, उसके ऊपर कोई शैडो नहीं आ रहा। क्योंकि इस टाइम में आपकी सबसे अच्छी अच्छी बिजली बनेगी। और अगर आपने देखना है कि क्या मेरा सिस्टम अच्छा बिजली बना रहा है, नहीं बना रहा, आपने फिर टाइम के हिसाब से भी देख लेना है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप 5 बजे देख रहे हैं, तो आपकी बिजली कम ही बनेगी उस टाइम, क्योंकि सूरज तो काफ़ी उस वक़्त कम होती है। अगर आपने मेक श्योर करना है कि क्या आपका पैनल अच्छा काम कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पीक टाइम में देखेंगे, क्या पीक आवर्स में जो अराउंड 12 या 1 बजे है, क्या आपका पैनल बिजली अच्छा बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर वो ड्यूरिंग पीक आवर्स बिजली सही नहीं बन रही, फिर आपने और भी देखना है कि इश्यू क्या है। और जो सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो ज़्यादा लोग फ़ोकस नहीं करते, वो है एनवायरनमेंट। तो आपका जैसे एनवायरनमेंट जितनी आपकी टेम्परेचर हाई होगी, आपकी जो सोलर पैनल्स हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस गिर जाएगी। ये काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है कि अच्छा, अगर टेम्परेचर हाई है, पैनल्स की परफ़ॉर्मेंस भी हाई होगी। पैनल्स हाई टेम्परेचर से उनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं बढ़ती, बल्कि हाई टेम्परेचर से आपके जो पैनल्स हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस गिर सकती है। जो हम देखते हैं सोलर के लिए, हम देखते हैं लाइट इंटेंसिटी एज़ इन सूरज की जो रेज़ होती हैं। अगर वो ज़्यादा इंटेंस है, फिर आपकी पावर जनरेशन ज़्यादा होगी। जो हाई टेम्परेचर से आपकी परफ़ॉर्मेंस गिर सकती है। जो जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे, जो हाई टेम्परेचर हम देखते हैं आपके लिए 50 डिग्रीज़ है। तो अगर हम हाइमो एक्सटेंड को देखेंगे, 50 डिग्रीज़ में इसकी परफ़ॉर्मेंस अराउंड 90 टू 95% तक रहेगी। तो फिर आपने ये अगर आप एक सोलर पैनल चूज़ कर रहे हैं, आपने देखना है कि क्या वो सोलर पैनल हाई टेम्परेचर में उसकी परफ़ॉर्मेंस कितनी होती है। जैसे जो हाइमो एक्सटेंड होगा, उसकी हाई टेम्परेचर में काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस होती है। गिरेगी ज़रूर, लेकिन कंपेयरिंग टू अदर पैनल्स कम ही गिरेगी। तो ये भी आपने ज़रूर देखना है जब आप पैनल्स को आप कंपेयर करते हैं। लेकिन ये बात है कि जो हर सोलर पैनल होता है, उनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, वो सेम ही है। हर सोलर पैनल आप डेटा शीट में देखेंगे, उनका अराउंड मिनिमम -40 है और मैक्सिमम 85 डिग्रीज़ है। और ज़ाहिर-सी बात है, रियलिस्टिकली आप 85 डिग्रीज़ तो आप कभी नहीं देखेंगे, आप अप टू 50 ही पाकिस्तान में देखेंगे। तो जो हर सोलर पैनल्स हैं, वो इस रेंज में काम करेंगी, लेकिन जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी ही उनकी परफ़ॉर्मेंस गिरेगी। जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है सोलर पैनल्स के लिए, वो है 25 डिग्रीज़। अगर आपका साइट कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है, वो 25 डिग्रीज़ है, तो वाक़ई वो सबसे बेहतरीन टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर आप कह दें 50 डिग्रीज़ है, तो आपके पैनल में एक थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस कम हो सकती है। तो जो 25 डिग्रीज़ है, ये पैनल्स के लिए आइडियल टेम्परेचर है। इसके अलावा हम डस्टी एरियाज़ के बारे में भी बात करेंगे। जो मिट्टी होती है, वो काफ़ी एक बड़ा इश्यू है। अगर आप अपने पैनल के ऊपर आपकी जो मिट्टी जमा हो जाती है, आपका जो सोलर पैनल है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा गिर सकती है। लोग इस पर इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर आपकी काफ़ी हाइली एफिशिएंट पैनल है, आपका टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, आपने अच्छी इंस्टॉलेशन भी की हुई है, लेकिन अगर पैनल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है और आप पैनल को साफ़ नहीं करें, तो फिर आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और फिर उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। इससे आपने ज़रूर अपना पैनल को आपने साफ़ रखना है। जैसे आप सपोज़ करें, एक फैक्ट्री को हम देखते हैं। कई फैक्ट्रीज़ ऐसे होती हैं जिनमें काफ़ी वो धुआँ वो निकालती हैं।
तो अगर आप फैक्ट्रीज पर सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने इंश्योर करना है कि जिधर भी धुआं जा रही है, जिधर भी स्मोक की डायरेक्शन है, आपने सोलर पैनल्स को उस स्मोक से दूर ही रख देना है। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, मिट्टी जमा होती जा रही है, आपका पैनल सही तरह बिल्कुल काम नहीं करेगा। चाहे आपकी सनलाइट भी अच्छी है, आपका पैनल भी काफ़ी हाई-फाई आपने पैनल खरीदा भी है, इंस्टॉलेशन भी आपने अच्छी की है, लेकिन अगर पैनल के ऊपर काफ़ी मिट्टी है, तो फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस नोटिसेबली बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में आपका पैनल बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा और फिर वो ख़राब भी हो सकता है। इससे आपने ज़रूर मेक श्योर करना है कि आपने पैनल को साफ़ रखना है। इसके अलावा अगर हम जी, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा सवाल ये है कि ये जो कंडीशंस हैं डस्टी एरियाज की, इसमें पैनल्स को वॉश करना जो है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए वॉश करने की और क्लीन करने की, इसलिए कि डस्टी एरिया में डस्ट बेइंतहा होती है। और ये हम लोग विटनेस करते हैं, यहाँ पे हब इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे बलूचिस्तान में कराची के नज़दीक, जी, यहाँ जी। पे बेइंतहा डस्ट होती है। तो इसको वॉश करने के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर सनसेट 5:30 6:30 जी, जी, PM के जी। बाद वॉश की। जी, जी, बिल्कुल आप सही बात ही कर रहे हैं। जब आपने पैन को साफ़ करना है, आपने जब सूरज नहीं होती तभी आपने साफ़ करना है। हेलो? और अगर आपके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी डस्टी एरियाज़ में लेते हैं, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट वो महीने में एटलीस्ट 2 बार तो वो साफ़ करें। क्योंकि अगर अगर सपोज़ करें गर्मियाँ हैं, उनकी काफ़ी आपकी जो सन रेज़ हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आपने वो वेस्ट नहीं करनी है। अगर सनलाइट आपकी अच्छी आ रही है, तो फिर आपकी जो बिजली है वो ज़्यादा बन सकती है। तो उस कंडीशन में आपने ज़रूर अपने पैनल्स को साफ़ करना है। साफ़ करने का टाइम भी हम 6 बजे के बाद रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा रिगार्डिंग पैन को साफ करना और सब कुछ ग्राउंडिंग इसके इसके अलावा रिगार्डिंग ग्राउंडिंग आपने कैसे सही तरह करनी है और रिगार्डिंग आपने पैन को साफ भी कैसे करना है, हमारे लॉन्च में हमारे इंस्टॉलेशन मैनुअल भी है और हमारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस मैनुअल भी है। सो लॉन्ची के पैनल्स इंस्टॉल करने से पहले ज़रूर आप वो दोनों मैनुअल्स आप पढ़ें। और इस प्रेज़ेंटेशन के बाद हम आपको वो मैनुअल्स हम भेज भी दे देंगे ताकि आप एज़ अ रेफ़रेंस वो देख सकें। उसमें हमने पूरी इन डिटेल हमने ग्राउंडिंग के बारे में हमने बात की है। इनफैक्ट फ्यूचर में हम इसके हवाले से एक डिटेल में भी हम वेबिनार करेंगे कि आपने पैन की मेंटेनेंस कैसे करनी है, आपने ग्राउंडिंग चेक कैसे करना है, आपने टेस्टिंग सब कुछ कैसे करनी है। तो हम ज़रूर फ्यूचर में वैसे हमारा मैनुअल तो है, लेकिन हम ज़रूर फ्यूचर में हम इसके बारे में एक वेबिनार भी करेंगे इन डिटेल कि आपने ग्राउंडिंग कैसे चेक करनी है, आपने लो वोल्टेज भी कैसे चेक करनी है, तो उसके लिए हम फ्यूचर में भी वेबिनार करेंगे।
इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है, तो फिर आपने इंश्योर करना है कि जो स्नो है उसको पैनल के ऊपर जमा नहीं होनी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पैनल के ऊपर जमा हो जाएगी, एक तो ये है कि वो पैनल को सनलाइट से ब्लॉक कर रही है। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, आपका जो पैनल है वो ऊपर से टूट सकता है। पैनल की जो हम जितना प्रेशर है वो इधर पैनल में जितना आप फ़ोर्स लगा सकते हैं फ्रंट साइड पर ये इतनी है, और बैक साइड पर आप कितना लगा सकते हैं वो इतनी है। तो अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी है और इससे ज़्यादा बर्फ़ गिरी है तो फिर आपका जो ग्लास है वो टूट सकता है। तो फिर अब अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, तो फिर ज़रूर आपने इंश्योर करना है कि बर्फ़ को आपने पैनल से निकाल देना है, आपने साफ़ करना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अपना टिल्ट एंगल आप ज़्यादा करेंगे तो फिर जो बर्फ़ है वो स्लाइड ऑफ हो सकती है। आपने फिर ये भी देखना है कि अगर आप काफ़ी ह्यूमिड एरियाज़ में रहते हैं या कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, आपने पैनल्स को एटलीस्ट 50 मीटर्स का फासला देना है फ्रॉम कोस्टल एरियाज़। क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से भी पैनल्स खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम पैलेट्स की बात करें, सपोज़ आपका ये एक पैलेट है, पैलेट के अंदर आपके पैनल्स हैं, तो फिर आपने इंश्योर करना है कि आपका जो पैलेट है उसको गीला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पैलेट के अंदर पैनल्स हैं और आप अगर आपके पैलेट के ऊपर आपके लिए बारिश हो जाती है या पैलेट गीला हो जाता है, तो फिर पैलेट के अंदर जो पैनल्स हैं उनमें भी ह्यूमिडिटी का इश्यू आ सकता है। तो फिर आप जब अपने पैलेट्स को भी स्टोर करेंगे, आपने एक ड्राई एरिया में लगा देनी है। ज़रूर आपने इंश्योर करना है कि आपका जो पैलेट है उसको गीला नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमिडिटी से भी आपने पैंस को बचा देना है। इसके अलावा हमने पैंस के ऊपर हेल टेस्टिंग भी की है। जितना आप हेल पैन के ऊपर जो हेल बर्दाश्त पैन कर सकता है वो है 25 मिलीमीटर। अगर हेल इससे ज़्यादा होगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है पैन टूट सकता है। तो अगर आप ऐसी लोकेशन में रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हेल गिरती है तो फिर आपने ख़ास ख़्याल करना है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हेल गिरेगी तो फिर आपका पैन टूट सकता है और फिर आपको फिर उसका वारंटी भी नहीं मिलता। लेकिन हमने जो अभी तक देखा है ज़्यादातर हेल इससे ये एक्सट्रीम ही है, ज़्यादातर हेल इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर आपने ये भी ज़रूर देख लेना है। स्पेशली जो बाइफेशियल पैनल्स होते हैं कंपेयर टू मोनोफेशियल पैनल्स, क्योंकि वो डबल ग्लास है, वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो उनमें हेल का सबसे बड़ा इश्यू आ सकता है। क्योंकि जो मोनोफेशियल पैनल्स होते हैं उनका फ्रंट साइड पर ग्लास है और बैक साइड पर उनकी बैक शीट लगी हुई है। तो कंपैरेटिवली मोनोफेशियल पैनल्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप हेल ऐसी लोकेशन में रहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत हेल ज़्यादा है, तो फिर हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक मोनोफेशियल ही पैनल लगाएँ। आप बाइफेशियल से थोड़ा-सा आप अवॉइड करें। और अगर हम इससे ज़्यादा फ़ोकस करें मोनोफेशियल और बाइफेशियल के हवाले से, जो मोनोफेशियल पैनल्स होते हैं, वो पैनल्स होते हैं जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो फ्रंट साइड पर हैं और आपकी बिजली भी फ्रंट साइड पर बनती है। बैक साइड पर जैसे हमने पहले कहा था ये बैक शीट होती है। तो इस पे के ये हम इसे सिंगल ग्लास भी कहते हैं, और जो मोनोफेशियल पैनल्स हैं, ज़्यादातर हम जिधर इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम जैसे अगर आपकी छत पे काफ़ी एक टिल्ट के साथ आपका जो छत है वो टिल्टेड है, इसमें हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक मोनोफेशियल पैनल ज़रूर लगा दें। रेज़िडेंशियल के लिए हम मोनोफेशियल ही रिकमेंड करते हैं। अगर हम बायफेशियल की बात करें तो जो बायफेशियल पैनल है, वो फ्रंट से भी बिजली बनाती है और बैक साइड से भी। लेकिन कभी लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि उनको लगता है कि क्योंकि बायफेशियल बैक साइड भी ग्लास है, फ्रंट साइड भी ग्लास है, तो फिर बिजली डबल बनेगी। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जो बायफेशियल पैनल है, वो बस थोड़ा-सा ज़्यादा गेन देता है। जो गेन वो आपको मिल सकता है, द बेस्ट जो हमने देखा हुआ है, वो अप टू 2 या 3% ही है। तो बायफेशियल का ओवरऑल मकसद यही है कि ये ओवरऑल आपकी जो गेन्स हैं, वो थोड़ी बहुत बढ़ा देगा, वो डबल बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हम बायफेशियल पैनल को देखते हैं, सपोज़ करें कि ये आपका बायफेशियल पैनल है। तो आपका जो फ्रंट साइड के ऊपर डायरेक्ट आपकी सनलाइट पड़ती है। लेकिन आपका जो बैक साइड है, उसके ऊपर डायरेक्ट सूरज नहीं पड़ती। बैक साइड पर बिजली ऐसे आती है कि आपकी जो सूरज है, वो ज़मीन पर जाएगी, फिर ज़मीन से रिफ्लेक्ट करके बैक साइड पर ऐसे जाएगी।
तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये इतनी ज़्यादा होती नहीं है। इससे आपका जो गेन है वो अप टू 2% ही हो सकता है, जो हमने जो देखा है। वैसे कई मुल्क में हमने 5% भी देखा है, लेकिन पाकिस्तान में हमने जो पर्सनली देखा है, ये अप टू 2 या 3% तक ही हमने देखा है। इसके अलावा बैक साइड रिफ्लेक्शन के लिए आपका जो ज़मीन का सरफेस है, उसको पूरी तरह स्ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि अगर उसपे बम्प्स हैं और ज़मीन अनइवन है या जैसे आपका टाइल रूफ है, तो फिर उसमें आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो फिर सही तरह नहीं होगी। आपकी जो सूरज है वो बैक साइड पर सही तरह पहुँच नहीं पाएगी। इससे हम रिकमेंड करते हैं कि आपका जो आप जिधर बाइफेशियल पैनल आपने इंस्टॉल करना है, आपने ऐसी जगह में इंस्टॉल करना है, जिधर आपकी जो ज़मीन है या सरफेस है, वो पूरी तरह स्ट्रेट हो, ताकि आपके पास सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो सके। और इससे हम कहते हैं कि जो रेज़िडेंशियल में आपके जो जैसे टाइल रूफ होते हैं, उनका तो स्ट्रक्चर थोड़ा-सा कर्व सा होता है। तो उधर हम रिकमेंड नहीं करते कि आप बाइफेशियल लगाएँ, क्योंकि उसका बैक साइड में आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपके जैसे जो कंक्रीट छत होते हैं, जो वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो फ्लैट भी होते हैं, उन पे आप बेशक बाइफेशियल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेज़िडेंशियल का जैसे टाइल छत है, उसके ऊपर बाइफेशियल लगाने का फ़ायदा इतना नहीं होता, क्योंकि बैक साइड की आपकी सही तरह रिफ्लेक्शन नहीं होगी। बैक साइड पे जो रिफ्लेक्शन हम कहते हैं, उसका नाम एल्बिडो कहते हैं। और जो डिफरेंट सरफेसेस के मुताबिक आपकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा भी हो सकती है और रिफ्लेक्शन कम भी हो सकती है। अगर आपका सफ़ेद सरफेस है या अगर आपकी स्नो है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन होती है। और अगर आपका जैसे कंक्रीट छत है, उसमें भी रिफ्लेक्शन सही होती है, और जो ग्रास है, उसमें रिफ्लेक्शन थोड़ी-सी कम होती है। जो ज़्यादा लोग करते हैं, वो अपने जो ज़मीन का सरफेस है, वो उनको एक सफ़ेद पेंट कर देते हैं। सफ़ेद पेंट करने से आपकी रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन फिर आपने उसको मेंटेन भी करना है, क्योंकि आपका जो सफ़ेद पेंट है, एक तो वो निकल भी सकता है, उसके ऊपर मिट्टी भी आ सकती है। और अगर आपका पेंट फुली वो सफ़ेद नहीं है, उसके ऊपर मिट्टी आ रही है, तो फिर आपकी रिफ्लेक्शन फिर से ख़राब हो जाएगी। तो इससे अगर आपने अपना सरफेस को आपने वो सफ़ेद पेंट से कर भी देना है, आपने फिर वो पेंट की मेंटेनेंस भी करनी है। आपने इंश्योर करना है कि पेंट को फिर गंदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाइफेशियल में हम रिकमेंड करते हैं कि आप पैनल की जो वर्टिकल हाइट है, आप थोड़ी-सी ज़्यादा कर लें। क्योंकि अगर हम एक बाइफेशियल पैनल को देखते हैं, जैसे हमने पहले कहा था, जो बैक साइड है उसमें सूरज ज़मीन पर आती है और फिर बैक साइड पे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। तो आपका जो पैनल है, अगर वो ज़मीन के काफ़ी करीब होगा, तो फिर उसका अपना ही शैडो बैक साइड के ऊपर आ जाएगा। तो ये एक सेल्फ शेडिंग का इश्यू आ जाएगा और फिर आपके पैनल की जो बैक साइड रिफ्लेक्शन है, वो कम हो जाएगी। और ज़्यादातर इससे ये भी एक रीज़न है कि आपकी जो बैक साइड रिफ्लेक्शन है, आपको इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। तो अगर आपने ये अवॉइड करना है कि पैनल का जो शैडो है, वो कम से कम ले, आप जितना अपना जो आपका जो वर्टिकल हाइट है, आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बेटर आपकी जो पैन का बैक साइड की गेन हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब आप वर्टिकल आप ज़्यादा हाइट करेंगे, फिर उसके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो बस आपने ये इंश्योर करना है कि आपने पैन को बहुत ही ज़्यादा आपने नीचे नहीं कर देना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर आप ज़मीन के करीब करेंगे, तो फिर आपका जो बैक साइड से काफ़ी आपका शैडो आ जाएगा बैक साइड के ऊपर। तो इससे आपने ये ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर हम रोज़ की बात करें, तो आपकी जितनी ज़्यादा रोज़ होंगी, उतनी ही कम आपकी फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, क्योंकि हर जो पैनल है, वो आपस से फिर उनका शैडो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पैनल्स को ऐसे इंस्टॉल किया है और फिर आपने दूसरे में आपने पैनल्स को ऐसे इंस्टॉल किया। तो ये जो एक आपने मल्टीपल रोज़ आपने की हैं, इन अगर आपने इनके दरमियान आपने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ा, तो फिर ये जो पहला पैनल है, इसका शैडो इस पैनल के ऊपर आएगा, फिर जो दूसरा पैनल है, इसका शैडो दूसरे पैनल के ऊपर आएगा। तो उससे भी आपकी जो रिफ्लेक्शन है, वो कम हो जाएगी और फिर आपका ज़्यादा शैडो का इश्यू आ सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी शैडो नहीं आ रहा। बैक साइड जो ज़मीन है, वो पूरी ज़मीन अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, और इसमें आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर इसमें भी आपने फिर भी अपनी जगह की रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर आप
के लिए पॉसिबल है, आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है, तो फिर आपने ऐसे इंस्टॉल करना है कि शैडोज़ आपस में ना आएँ। क्योंकि अगर बैक साइड में शैडोज़ आएँगे तो फिर बायफेशियल्स का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे छत पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जिसमें जगह काफ़ी लिमिटेड है, तो उसमें बायफेशियल्स का और आपके पैनल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर उसमें बायफेशियल्स का इतना ज़्यादा एज़ सच गेन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है, आप ये शेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। आपका जो सरफेस है वो स्मूथ है, वो कोई बम्प्स नहीं है, आपके पैनल में ज़्यादा शेडिंग का इश्यू नहीं आ रहा, फिर आप ज़रूर बायफेशियल पैनल लें, क्योंकि बायफेशियल पैनल ओवर टाइम वो मोनोफेशियल पैनल से ज़्यादा ही बिजली बनाएगा अगर आप उसे सही तरह इंस्टॉल करें। लेकिन अगर आप उसे सही तरह इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आपस में करीब आप इंस्टॉल करेंगे, उसके उनके बैक साइड के ऊपर शैडो भी आ रहा है, आपने एक टाइल छत में आपने बायफेशियल लगा दिया है, फिर बायफेशियल पैनल का फ़ायदा उस वक़्त नहीं होता। अगर आपकी ऐसी जगह है कि आपकी लोकेशन काफ़ी छोटी है और आप एक टाइल छत पे जैसे इंस्टॉल करे हैं, आपकी सरफेस स्मूथ नहीं है, उसमें फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप मोनोफेशियल पैनल इंस्टॉल कर लें। मोनोफेशियल कंपेयर टू बाइफेशियल ज़्यादा रिलेटिवली ईज़ी होता है इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि बैक साइड तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट साइड ही यूज़ कर रहे हैं। और जैसे हमने पहले कहा था कि अगर वैसे छत के लिए हम कहते हैं कि आप मोनोफेशियल लगाएँ, ज़मीन के लिए आप बाइफेशियल लगाएँ। लेकिन अगर आपने छत के लिए आपने बाइफेशियल लगाना ही है, तो फिर एटलीस्ट आपका जो छत है उसको एटलीस्ट एक कंक्रीट छत होना चाहिए ताकि वो बाइफेशियल को बर्दाश्त कर सके। आपका जो रेज़िडेंशियल का छत है वो काफ़ी कमज़ोर हो सकता है, जैसे आपके जो टाइल छत होते हैं या आपका जो टिल्टेड छत होता है उसमें भी आपके रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते। क्योंकि बाइफेशियल पैनल ऐसे है कि अच्छा फ्रंट साइड से बिजली बन रही है, अगर बैक साइड से चाहे बन रही है नहीं बन रही उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर आपका बैक साइड आपने यूज़ नहीं करना, तो फिर आप मोनोफेशियल में ही चले जाएँ। अगर हम वैसे एक समरी देखें, साइट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इंश्योर करना है कि क्या आपका साइट है उस पर सोलर आप इंस्टॉल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। साइट असेसमेंट में आपने ये इंश्योर करना है कि आप जिस जगह पर कर रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा जो शैडो है, शैडो नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट कांस्टेंट शैडो नहीं आना चाहिए। अगर आपने डस्टी एरिया में इंस्टॉल करना है, तो फिर आपने इंश्योर करना है कि आपने पैनल को साफ रखना है। साफ आपने कब करना है? साफ आपने 6 बजे के बाद ही करना है, ताकि कोई भी पैनल ज़्यादा उस पर बिजली नहीं बनाएगा, तो उस वक़्त ही ज़्यादा आप साफ कर सकते हैं। फिर आपने ये भी इंश्योर करना है कि इंस्टॉलेशन के दौरान आपने स्पेस भी छोड़नी है चलने की, ताकि आप पैनल को एक्चुअली साफ कर सकते हैं। और अगर आपने देखना है कि आपने छत में आपने कितनी आपने पैनल्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप हमसे थ्रू पीवी मास्टर हम आपके लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी कर लेंगे। और फिर अगर हम डस्ट की बात करें, आपने इंश्योर करना है कि पैनल को आपने साफ ज़रूर रखना है। अगर आप एंगल ज़्यादा कर सकते हैं, तो फिर आपका पैनल डस्ट डस्ट का जो जमा होने का इश्यू है, वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी वैसे स्पेस कम है, तो फिर आप एंगल को आप कम ही रखें। और मोनोफेशियल और बाइफेशियल का भी आपने ज़रूर देखना है। अगर आप बाइफेशियल आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो ज़मीन है, उसको स्ट्रेट होना स्मूथ होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी ऐसे बम्प्स नहीं होना चाहिए। और अगर आपने छत पर इंस्टॉलेशन करनी है, छत को एटलीस्ट एक कंक्रीट छत होना चाहिए फॉर बाइफेशियल पैनल। और ये भी एक और चीज़ है कि बाइफेशियल पैनल अगर आप सपोज़ कर लें कि आपका जो बैक साइड का ग्लास, या आप सपोज़ कर लें कि आपका जो फ्रंट साइड का ग्लास है, वो उसके ऊपर क्रैक आ जाता है या टूट जाता है। आपने ये नहीं करना कि आपने पैन को फ्लिप करके फिर आपने यूज़ करना है कि अच्छा एक साइड खराब हो गया, मैं दूसरा साइड यूज़ कर लूँगा। अगर पैन के ऊपर कोई भी क्रैक्स आ जाता है, अगर पैन के ऊपर कोई भी ग्लास टूट जाता है, तो फिर वो पैन को आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो डैमेज हो गया है। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा एक साइड डैमेज हो गया है, मैं दूसरा साइड यूज़ कर लूँगा, क्योंकि ओवर टाइम आपके इश्यूज़ ही आ जाएँगे, आपके पैन में मिसमैच के लॉसेस आ जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी आपने देखना है कि आपने पैन की ज़रूर मेंटेनेंस करनी है। और एक जो अच्छा डिज़ाइन होता है, वो उसमें सब कुछ आपने देखना है। आपने अपनी कॉस्ट भी देखनी है कि आप कितना कॉस्ट आप कर सकते हैं, आप जितनी आप अपनी केबलिंग को आप आसान कर सकते हैं, आप वायर्स को इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं करें, तो फिर आपके जो लॉसेस हैं वो कम भी हो जाएँगे और आपके पैसे भी कम ही लगेंगे। और बाइफेशियल में अगर आप ज़्यादा हाइट देंगे, तो फिर
ज़ाहिर सी बात है आपका जो शैडो का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा और आपकी बिजली भी ज़्यादा बनेगी। लेकिन जब आप ज़्यादा हाइट देते हैं तो फिर उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने फैक्टर्स आपने ज़रूर देखने हैं ताकि आप इंश्योर करें कि आपका जो डिज़ाइन है वो ऑप्टिमल हो। अब हम ऐसे आपसे एक सवाल पूछते हैं ताकि हम देख सकें कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो आप सपोज़ करें कि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ रही है, एक्सट्रीम डस्ट एक्यूमुलेशन हो गई है, जैसे इधर आप देख सकते हैं। तो आपका जो पैनल है, क्या उस पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट रियलिस्टिकली आएगा? जो पहला ऑप्शन है वो है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पैनल जो है वो सेल्फ क्लीनिंग है। तो चाहे पैनल के ऊपर मिट्टी भी आ रही है तो पैनल सही रहेगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि पैनल के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। इतना कम आएगा कि आप मिट्टी को इग्नोर कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है डस्ट की वज़ह से और आपने ज़रूर पैनल को साफ़ करना है। और जो आपका आखिरी ऑप्शन है वो है कि जो मिट्टी है वो सिर्फ़ अपीयरेंस को अफ़ेक्ट करती है और परफ़ॉर्मेंस को बिल्कुल अफ़ेक्ट नहीं करती। तो आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? हम बाद में ग्रुप्स में भी हम आंसर दे देंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा कोई 30 या 1 मिनट मैं आपको देती हूँ ताकि आप सोच सकें और आप चैट में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। आपको जो भी लगता है, जो भी आंसर है, आप चैट में लिख सकते हैं कि क्या एक्सट्रीम डस्ट से पैनल क्या वो उस पर इफ़ेक्ट आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है? आप अपना आंसर आप चैट में लिख सकते हैं। और बाद में हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम सेम सवाल उधर भी पूछेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। कि काफ़ी मिट्टी की वज़ह से आपके पैनल में जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ज़रूर अपनी पैनल को मेंटेनेंस ज़रूर करना है। और इसी वज़ह से आप जिस साइट पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने इंश्योर करना है कि वो साइट आप एक्सेस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पैनल साफ़ करना है, ज़ाहिर-सी बात है आपने साइट को एक्सेस भी करना है। और आपने पैनल को कब साफ़ करना है? आपने अराउंड 6 बजे के बाद ही साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के लिए आपको कोई केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई केमिकल्स या अल्कोहल यूज़ करेंगे, हो सकता है कि आपका पैनल में हम हमारा एंटी रिफ्लेक्शन एक कोटिंग होती है, वो कोटिंग निकल सकती है। तो फिर आपने ऐसे कोई भी केमिकल्स या कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं यूज़ करना, आपने कोई स्क्रैचेज़ के साथ ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं करना, आपने बस एक कपड़ा लेके आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने पैनल को ऐसे ख़राब नहीं करना। और आपने ड्यूरिंग क्लीनिंग आपने ये भी इंश्योर करना है कि आपने कोई भी टूल्स पैनल के ऊपर आपने नहीं रखने और आपने पैनल के ऊपर खड़ा नहीं होना। इवन दो पैनल का जो फ्रंट साइड है हमने कहा था कि उसमें जो जितना फ़ोर्स आप लगा सकते हैं, वो अराउंड 5400 पास्कल है जो काफ़ी हाई है। तो टेक्निकली आप पैनल के ऊपर आप खड़े तो हो सकते हैं, ग्लास टेक्निकली टूटेगा नहीं मोस्ट लाइकली, लेकिन पैनल में आपके माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं। माइक्रो माइक्रो क्रैक्स क्या है वो आपको नज़र नहीं आएँगे, लेकिन वो ग्लास में डैमेज हो जाएगा और इवेंचुअली माइक्रो क्रैक्स की वज़ह से ओवर टाइम आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। इससे आपने ज़रूर ये भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने पैनल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखना है क्योंकि आपका जो पैनल है, उसके ऊपर माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं और माइक्रो क्रैक्स को फिर आप देख भी नहीं सकते तो और आपकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी गिर सकती है।
तो ये भी आपने ज़रूर एक चीज़ देखनी है और इंश्योर करना है कि आपने ये ज़रूर आपने देख लेना है। इसके अलावा अगर हम इन्वर्टर की भी बात करें, आपने इन्वर्टर की भी मेंटेनेंस करनी है। अगर आपका इन्वर्टर फॉर एग्ज़ाम्पल डस्टी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर आपका ओवरऑल सिस्टम भी काम नहीं करेगा। तो फिर आपने सिर्फ़ पैनल की मेंटेनेंस नहीं करनी बल्कि आपने इन्वर्टर भी की करनी है। और ज़ाहिर-सी बात है आपने इन्वर्टर को इतना साफ़ नहीं करना है जितना आपने पैनल को साफ़ करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो इन्वर्टर है, वो ज़्यादा एक सेफ एनवायरनमेंट में ही आप लगाते हैं। लेकिन ये आपने ख़ास देखना है कि आपका जो इन्वर्टर है, उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी। क्योंकि अगर आपके इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्ट धूप आएगी, आपका जो इन्वर्टर है, वो काफ़ी गर्म होगा और इवेंचुअली वो जल भी सकता है। तो इन्वर्टर को आपने इंश्योर करना है कि इन्वर्टर के ऊपर कोई सनलाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको सोलर पैनल के ऊपर काफ़ी सनलाइट आनी चाहिए। तो ये भी चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। अब हम वेबिनार के एंड में आ चुके हैं। अगर आपका कोई भी हमारे लिए सवाल है, आप फिर पूछ सकते हैं और अगर आपका कोई भी सवाल नहीं है, तो फिर अगर आपने कोई फीडबैक भी देनी है, आपका कोई और कंसर्न है या आपका कोई भी वेबिनार टॉपिक है और हाँ, अगर आपको पीवी मास्टर भी कोई अकाउंट चाहिए, आप भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम आपके लिए अरेंज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जो जैसे मैंने कहा था रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन मैनुअल और आपका ऑपरेशनल मैनुअल, वो भी हम ग्रुप में भेज देंगे ताकि आपको मिल जाए और हम बाद में भी उसके बारे में इन डिटेल वेबिनार करेंगे। जी, जो LR7 और LR8 है, उनमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, वो बस वेफर साइज़ हमने डिफरेंट यूज़ किया है। एसेंशियली जो LR फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे एक 615 वॉट का पैनल है, LR8 और LR7 एसेंशियली वो सेम ही है, बस एक पैनल में करंट ज़्यादा होगा और दूसरे में करंट कम होगा और वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो LR8 और LR7 एसेंशियली बस उनमें साइज़ का फ़र्क है और उनमें करंट और वोल्टेज का बस फ़र्क है। लेकिन एंड में उनका जो पावर है, उनकी जो पावर प्रोडक्शन है एसेंशियली वो सेम ही है। जी, जो बायफेशियल पैनल्स होते हैं कंपेयर टू मोनोफेशियल पैनल्स वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थिक नहीं होते क्योंकि डबल ग्लास होते हैं, फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं, बैक साइड भी वो काम हो रहा है, तो इससे बायफेशियल पैनल्स वो जनरली हीट अप मोर होते हैं। इनफैक्ट इस वजह से ही एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि अगर आप एक स्नो इलाके में रहते हैं, तो इसमें बायफेशियल का काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि बायफेशियल स्नो को मेल्ट ऑफ कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है। सादिया, आप वेबिनार में हैं? Yes. सादिया, कैन यू प्लीज़ शेयर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ग्रुप ये चैट में? Okay, let me share. जी, थैंक यू। अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी भेज देते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप का जी लिंक भेज अस्सलाम दिया, आप जॉइन कर सकते हैं फिर। जी, किसी का सवाल है? वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम ये जो पीवी मास्टर है ये हर इंस्टॉलर के लिए क्या फायदेमंद होगी, इसकी थोड़ी सी तफसील दिए। बेसिकली पीवी मास्टर जो है, इससे आपने हीलियोस्कोप का नाम सुना होगा। जो पीवी मास्टर है, वो आपकी लोकेशन की एक मैप दिखा देगा और फिर आप उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आप अपनी जगह के मुताबिक आप कितने पैनल की पीसेस आप लगा सकते हैं। फिर जो पीवी मास्टर है, वो आपको ये भी दिखा देगा कि आपकी ओवरऑल आपको कितनी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी बनी है, आपने कितने पैनल्स लगाने हैं, ओवरऑल सब कुछ पीवी मास्टर आपको बता देगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये बता देगा कि आप अपनी जगह के मुताबिक आप कितने पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका छत है और आपने वैसे
इंस्टॉलेशन प्लानिंग करने से पहले आपने देखना है कि छत में कितने पैनल्स लग सकते हैं, तो वो थ्रू पीवी मास्टर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और जनरली हम खुद ही ऑफ़र करते हैं कस्टमर्स, मेरे पास आए भी हैं काफ़ी कस्टमर जो मुझे बता देते हैं कि वो हाइमो एक्सटेंड इंस्टॉल कर रहे हैं, ये उनकी लोकेशन है, वो कितने पैनल्स वो इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर मैं उनके लिए सारा रिपोर्ट बना के उनको भेज देती हूँ। तो अगर आपने खुद ही पीवी मास्टर यूज़ करना है, वो भी हम आपको दे सकते हैं, फ्री वर्ज़न। और अगर आपको हम आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वो रिपोर्ट बनाएँ, हम वो भी बना देंगे। मिस इसकी इनपुट क्या होती है? इसमें इनपुट हमने क्या करना होता है? डाटा इनपुट? पीवी मास्टर में मैं अभी भी आपको दिखा देती हूँ आई थिंक शुरू से, 1 मिनट। जी हाँ जी, एक छोटा सा डेमो दे दें। जी, वैसे फ्यूचर में भी हम पीवी मास्टर अगर किसी कोई अकाउंट लेता है, हम देख सकते हैं। आपको वो पीवी मास्टर की स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। जी, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हम शुरू से कर देते हैं। तो ये पीवी मास्टर है, मैं ये दबाती हूँ सैटेलाइट बेस्ड डिज़ाइन। क्योंकि ये चाइनीज़ सॉफ्टवेयर, हमने फिर ओवरसीज़ प्रोजेक्ट को दबाना है। प्रोजेक्ट मैं कहती हूँ टेस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल। इसमें फिर ये लोकेशन माँगते हैं, ये फिर आपकी लोकेशन, आपकी जो भी लोकेशन है आप डाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए मैं फ़ेज़ 6 लाहौर डाल देती हूँ, लेकिन आपकी जो एग्ज़ैक्ट लोकेशन है, आप उनकी कोऑर्डिनेट्स इधर आप लगा सकते हैं, अगर आप ये दबाते हैं। सारा कुछ जो बाकी है आपने उसे वैसे छोड़ना है जैसे वो है। और फिर हम स्टार्ट डिज़ाइन करते हैं। जो पीवी मास्टर में आपने इनपुट करनी है, जो पीवी मास्टर में आपने इनपुट करनी है, बेसिकली आपने बस अपना रूफ डिफाइन करना है और आपने सोलर पैनल्स लगा देना है, दैट्स इट। जैसे ये आप एक लोकेशन देखिए जिसमें मैंने किया था, तो मैं एक दूसरा अभी बना देती हूँ। तो सपोज़ करें हमने इधर हमने पैनल्स लगा देने हैं। तो इधर बस आपने ये डिफाइन करनी है लोकेशन, जो इधर मैं कर देती हूँ, इधर से। हमारा टिल्टेड रूफ की भी ऑप्शन है, हमारी शेड की भी ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा हम फ्लैट रूफ कर देते हैं। चाहे आप ज़मीन में भी इंस्टॉल करें हैं, हम इसे फ्लैट रूफ ही कहेंगे। और फिर हम इसे आउटलाइन कर सकते हैं, जैसे इधर आप देख लें। हम बाद में इन डिटेल इसका वेबिनार कर लेंगे, मैं बस एक थोड़ा जल्दी से एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो ये उन्होंने ओवरऑल आउटलाइन कर लिया है। अब आपने बस इनके ऊपर आपने पैनल्स इंस्टॉल कर लेने हैं। पैनल्स के लिए आपके ऑटोमेटिक भी हो जाता है और आप खुद ही से इंसर्ट भी कर लेते हैं। जनरली मैं खुद ही से इंसर्ट करती हूँ, क्योंकि आप वो ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन अब भी हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाइमो एक्सटेंड के लगा दिए हैं, और अगर आप पैनल चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इधर मॉडिफाई का ऑप्शन है और इसमें हमारे सारे पैनल्स हैं, जो इधर आप देख सकते हैं। तो सपोज़ करें मैं हाइमो एक्सटेंड मोनोफिशियल लगा देती हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि इस ज़मीन में इतने पैनल्स लग सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है फिर हम इससे थोड़ा-सा एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा इधर चलने की जगह चाहिए और आपने अपने मुताबिक से आपने एडिट करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। आप एक पैनल को डिलीट भी कर सकते हैं, आप एरियाज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ऑटोमैटिक बेसिकली सारे पैनल्स को अरेंज कर लेगा, फिर बाद में आप निकाल भी सकते हैं। तो सपोज़ करें जैसे इधर थोड़ा-सा स्ट्रक्चर में ये एक इश्यू आ रहा है, हम पैनल्स को इधर से निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर एक थोड़ा-सा इधर ये आ रही है। तो अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। तो ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बस ये आपको यही एसेंशियली पीवी मास्टर का फ़ायदा यही है कि आप जल्दी से देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन में, चाहे वो ज़मीन है, वो छत है, आप कितना पैनल्स आप लगा सकते हैं। ये आपको एक रफ़ आइडिया दे सकता है। और फिर आप उससे एडिट भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि अच्छा आपको ऊपर साइड पे आपको पैनल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ नीचे साइड पे चाहिए, आप फिर एडिट करके देख भी सकते हैं। तो ये आपको बिफ़ोर इंस्टॉलेशन एक अच्छी काफ़ी आ जाता है। तो एसेंशियली ये पीवी मास्टर का ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। ये जनरली पावर जनरेशन भी बता सकता है, लेकिन पर्सनली पावर जनरेशन अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, वो पीवी सिफ्ट से ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी। जो पीवी मास्टर है, वो ज़्यादा विज़ुअल के लिए है, देखने के लिए है, और पीवी सिफ्ट ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए है। तो अगर किसी को पीवी मास्टर की कोई ट्रेनिंग चाहिए, या आपको अकाउंट चाहिए, या आपको चाहिए कि हम आपके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाएँ, आप हमें कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। आप मुझे आपका ईमेल दे सकते हैं और थोड़े डिटेल्स, मैं फिर आपके लिए पीवी मास्टर का अकाउंट अरेंज कर सकती हूँ। जी, इसी चैट में डाल दें हम? मैं आपको अपना ईमेल देती हूँ, आप मुझे ईमेल कर दें। 1 मिनट। आपने बस कहना है कि आप करते क्या हैं, चाहे आप इंस्टॉलर हैं, आप स्मॉल ईपीसी कंपनी में, आप सीएनआई हैं, आप वो लिख दें और आप अपना ईमेल और फुल नेम बता दें। जो हाइमो एक्सटर्नल है, उसकी एफिशिएंसी अराउंड 24 अप टू 24.4 या 5% तक जा सकती है, इन गुड कंडीशंस। जी, अभी मैं लिख देती हूँ।